हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को जीव विज्ञान का चैप्टर 1 पोषण पढ़ाऊंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। आप लोग इसका आंसर कीजिए। हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो होती है हरे पौधे में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हरा पौधा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। A4, B6, C8, D12। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा B6। ग्लूकोज के एक अणु में 6 ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए, किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है। खाद्य पदार्थ मतलब हम लोग जो खाते हैं उसी को खाद्य पदार्थ कहा जाता है। तो किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है। ए चीनी, बी चावल, सी नमक, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, नमक। ठीक है, तो आयोडीन की सबसे उचित मात्रा जो है नमक में पाया जाता है। ठीक है, और इससे संबंधित और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयोडीन के कमी से किस रोग हमें कौन सा रोग होता है। ठीक है ना, तो आयोडीन की कमी से हम लोगों को घेगा रोग होता है। ठीक है ना, घेगा रोग उसको बोलते हैं, आप लोग देखते होंगे किसी किसी का गला जो है फूला हुआ रहता है आगे से, उसी को घेगा रोग बोलते हैं। ठीक है ना, वो आयोडीन के कमी से होता है। जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तब घेगा रोग हो जाता है। बहुत सारे रोग हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आयोडीन की जो है नमक से हमें उचित मात्रा प्राप्त हो जाती है। चलिए आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। शायद आगे पढ़ चुके लगता है इसको। हाँ, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, वो हरे पौधे में होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हरे पौधों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कहता है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव जो मांस खाते हैं, ठीक है, जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते, यानी किसको पचा नहीं पाते हैं। ठीक है, ए है प्रोटीन, बी है सेल्यूलोज, सी है वसा, डी है इनमें से सभी। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, सेल्यूलोज। ठीक है, तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, सेल्यूलोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। यानी नीचे दिए गए
में कौन सा जीव परजीवी है? बैक्टीरिया, कष्टकूटा, विषाणु, डी कवक। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, कष्टकूटा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? यानी मनुष्य के जो है मुंह में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? तो 1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े। तो चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 जोड़े। ठीक है, तो मनुष्य के मुख गुहे में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाए जाते हैं? तो 3 जोड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी के पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूरज का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। स्वपोषी मतलब स्वपोषी जीव उस जीव को कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है। ठीक है, तो स्वपोषी जीव के उदाहरण में हो जाएंगे हरे पौधे। हरे पौधे क्या है? अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, तो हर पौधे को क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो पौधा क्या क्या प्राप्त करता है? पर्णहरित भी प्राप्त करता है, सूरज का प्रकाश भी प्राप्त करता है। ठीक है, ये सब उनके लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी वो लेते हैं, इनमें सभी, मतलब इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है ना, ये सभी क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो स्वपोषी के लिए ये क्या है? सब आवश्यक है। यानी एक पौधे के लिए ये सब क्या है? आवश्यक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर में कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से। चलिए आप लोग इसका आंसर करिए, उसके बाद आंसर करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ए, जल से। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो जल से निकलता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है ना, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्तकण में। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर करिए। मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल में। इसका आंसर ए हो जाएगा, क्लोरोफिल में। ठीक है ना, मैग्नीशियम हरे पौधों में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो पौधे क्लोरोफिल के कारण क्या होते हैं? हरे होते हैं। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? पाया जाता है तो क्लोरोफिल में। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, यानी क्लोरोफिल का रंग होता है। ठीक है ना, तो हरा होता है, हम लोग अभी बोले थे हरा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? हरा होता है। ठीक है ना, क्लोरोफिल के कारण ही क्या होते हैं? पौधे हमें हरे दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक जो होते हैं उनमें पोषण के कौन से विधि होते हैं? स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, इनमें से कोई नहीं।
चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा बी, मृत जीवी। कवक में पोषण होते हैं मृत जीवी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग को एग्ज़ाम में हर हाल में ये पूछे जाते हैं, इसीलिए हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को कराएंगे। हर वीडियो में आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, बोलता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई तरह से पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि लाइसोसोम आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, ठीक है ना, ये भी पूछ सकता है। तो चलिए इसका उत्तर देखिए, बोलता है कि लाइसोसोम्स झिल्लियों से ढकी हुई छोटी थैली होती है, ठीक है ना। आप लोग थैली देखते होंगे, थैला जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो लाइसोसोम क्या है, झिल्लियों से ढका हुआ एक क्या होता है, थैला होता है, ठीक है ना, थैली होती है, जिनमें एंजाइम विद्यमान रहता है, ठीक है ना, जो प्रोटीन तथा लिपिडज को तोड़ने में मदद करती है। यह एंजाइम क्या करती है, प्रोटीन और लिपिडज को तोड़ने में मदद करती है। लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम विघटनकारी होने के कारण विभिन्न पदार्थों का पाचन करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कि कुछ एंजाइम तो अपनी कोशिका के कोशिकांगों का ही पाचन कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कि कुछ एंजाइम तो अपनी कोशिका के कोशिकांग का ही पाचन कर देते हैं, जिससे स्वयं कोशिका ही नष्ट हो जाती है। इसी कारण से ही लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसका आंसर भी समझ में आया होगा। चलिए इसको एक बार और दोहरा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाइसोसोम्स जो होते हैं झिल्लियों से ढकी हुई एक थैली होती है, जिसमें एंजाइम विद्यमान रहता है, यानी एंजाइम पाया जाता है, ठीक है ना, जो प्रोटीन तथा लिपिडज को तोड़ने में मदद करता है, ठीक है। तो लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम्स विघटनकारी होने के कारण, ठीक है ना, विभिन्न पदार्थों को पाचन करते हैं, यानी जो हम लोग खाते हैं उसका क्या करते हैं, पाचन करते हैं, यानी पचाते हैं। यहाँ तक कि कुछ एंजाइम तो अपनी कोशिका के कोशिकांग का ही पाचन कर देते हैं, ठीक है, जिससे स्वयं कोशिका ही नष्ट हो जाती है। इसी कारण से ही लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया था और कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, सजीव तथा निर्जीव में क्या अंतर, ठीक है। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं सजीव किसको कहते हैं और निर्जीव किसको कहते हैं, ठीक है ना। सजीव जो जिंदा होता है, ठीक है ना, जो जिंदा होता है उसी को क्या कहते हैं, सजीव। निर्जीव जो मरा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए इसका अंतर समझते हैं। सजीव तथा निर्जीव में निम्नलिखित अंतर होते हैं, जैसे हम लोग लिखे हैं वैसे ही आप लोग लिखिएगा और आप लोग रटिएगा नहीं, इसको समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है ना, पढ़ के समझिएगा। हम अपने भाषा में आप लोगों को लिख दिए हैं ताकि आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। रटने से आप लोगों को एग्ज़ाम में भूल सकते हैं, इसीलिए आप लोगों को समझना है इसको। सजीव मतलब क्या होता है, जिंदा, निर्जीव मतलब मरा हुआ। तो 1 नंबर देखिए सजीव की तरफ, सजीव की तरफ 1 नंबर में देखिए, वे जीव जो गति करते हैं, ठीक है ना, सजीव जीव कहलाते हैं, ठीक है ना। वे जीव जो गति करते हैं सजीव जीव कहलाते हैं। गति मतलब बढ़ते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, ठीक है ना, वे क्या कहलाते हैं,
सजीव कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, जंतु, पौधे इत्यादि, ये सब क्या है? सजीव है। ठीक है ना। अब निर्जीव में 1 नंबर में देखिए, वे जीव जो गति नहीं करते हैं, जो गति नहीं करते हैं, ना बढ़ते हैं ना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ठीक है ना, वहीं के वहीं रहते हैं। वे जीव जो गति नहीं करते हैं निर्जीव कहलाते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी इत्यादि, ये सब क्या है? गति नहीं करते हैं। और ये इसको आपको मारिएगा, पीटिएगा तो इसको क्या है? चोट नहीं लगेगा। ये निर्जीव है। ठीक है, सजीव को चोट लगता है। ठीक है ना। चलिए 2 नंबर देखते हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। 2 नंबर देखिए, सजीव, हाँ अभी तुरंत हम पढ़ाए थे, सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं यानी खुद जाते हैं। ठीक है ना। सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं यानी खुद जाते हैं। लेकिन 2 नंबर में देखिए, निर्जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए 3 नंबर देखिए, सजीव में जनन का गुण होता है। ये 3 नंबर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये 3 नंबर आप लोग मान के चलिए। सजीव में जनन का गुण होता है, लेकिन निर्जीव में जन लिखा गया है, लेकिन आप लोग इसको जनन समझिएगा। जनन का गुण नहीं होते हैं। सजीव में जनन का गुण होता है और निर्जीव में जनन का गुण नहीं होता है। तो आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग इतना ही आंसर दीजिएगा। यही 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 2 और बढ़ा दीजिएगा। सजीव सांस लेते हैं। ठीक है ना। सजीव क्या करते हैं? सांस लेते हैं। ठीक है। निर्जीव सांस नहीं लेते हैं। ठीक है। 5 नंबर, सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं। सजीव किससे बने होते हैं? तो कोशिकाओं से, लेकिन निर्जीव अणुओं के बने होते हैं। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वपोषी जीव तथा विषमपोषी जीव से आप क्या समझते हैं? ठीक है। स्वपोषी जीव और विषमपोषी जीव क्या है? ठीक है ना। तो स्वपोषी जीव देख लीजिए, 1 नंबर स्वपोषी जीव, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त कर लेते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं। ठीक है ना। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना, किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे हरे पौधे अपना भोजन स्वयं प्राप्त कर लेते हैं, किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं। तो हरे पौधे क्या है? स्वपोषी हैं। चलिए 2 नंबर विषमपोषी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो विषमपोषी देखिए, विषमपोषी जीव वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं प्राप्त करते हैं। विषमपोषी जीव वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं प्राप्त करते हैं और वह दूसरों पर आश्रित रहते हैं, विषमपोषी जीव कहलाते हैं। जैसे जंतु, मानव आदि। अब इसको समझ लीजिए, विषमपोषी कहते किसको हैं? अब देखिए, कोई भी जंतु जैसे शेर, बाघ, मनुष्य, ये सब क्या है कि स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। ये क्या है? किसी पर आश्रित रहते हैं। जैसे हरे पौधे पर आश्रित रहते हैं। ठीक है ना। साग सब्जी खाते हैं, तो ये क्या कहते हैं? दूसरे पर ही आश्रित रहते हैं, जंतु को मार कर खाते हैं। ठीक है। तो ये सब विषमपोषी क्या है? ये दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है ना, उसे ही क्या कहते हैं? विषमपोषी जीव कहते हैं। स्वपोषी एवं विषमपोषी में आप लोग अंतर समझ लीजिए। ठीक है ना, अंतर। तो स्वपोषी जीव एक तरफ देखिए और दूसरी तरफ लिखा हुआ है विषमपोषी जीव। तो स्वपोषी की तरफ देखिए, यह केवल हरे पौधों में होते हैं। ठीक है। स्वपोषी यह केवल हरे पौधे में, हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं कि स्वपोषी हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। तो 1 नंबर में आप लोग लिखिएगा, यह केवल हरे पौधों में होते हैं। अब विषमपोषी में 1 नंबर में देखिए, यह हरे पौधों के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों में होते हैं। ठीक है ना। 2 नंबर में देखिए, यह किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते हैं। क्या है? स्वपोषी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते हैं। लेकिन 2 नंबर में देखिए, यह विषमपोषी क्या है? यह दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है ना। 3 नंबर में देखिए,
इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी स्वपोषी में भोजन के पाचन की आवश्यकता यानी पचने की आवश्यकता नहीं होती है। और 3 नंबर, इसे भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को सब्जेक्टिव बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग फिर ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। वीडियो 20 मिनट का हुआ है, ठीक है, तो अभी हम लोग आधा घंटा का वीडियो करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ऑब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन ही देखिए। ऑब्जेक्टिव का पुनः पहला क्वेश्चन, पित्तरस कहाँ से स्रावित होते हैं? स्रावित होते हैं पित्तरस अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, यकृत यानी लीवर से, ठीक है ना। यकृत को लीवर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ठीक है ना, लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एडिनल, ठीक है, एडिनल। चलिए आप लोग इसका आंसर करिए, उसके बाद आंसर करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका आंसर हो जाएगा ए, मनुष्य के शरीर से सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में, ठीक है ना, हरे पौधे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त क्या है? रक्त यानी खून क्या है? कोशिका, ऊतक, पदार्थ, कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऊतक। तो ऊतक क्या है? वो रक्त है, ठीक है ना। तो चलिए ऊतक के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ऊतक कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, ठीक है ना। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, तो आप लोग जो है ऑप्शन में देख लीजिएगा, तो उसमें ऑप्शन में ज़रूर होगा ऊतक, तो आप लोग ऊतक दे दीजिएगा, ठीक है ना। और एक तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊतक, ठीक है, समान संरचना तथा समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ठीक है ना। ऊतक की परिभाषा यही हो जाता है कि समान संरचना तथा समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन में कहता है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यकृत। यकृत को ही क्या कहा जाता है? लीवर कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में देखिए, दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत के जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे क्या कहते हैं? डेंटाइन, इनामेल, अस्थि, क्राउन। चलिए आप लोग इसका आंसर करिए, उसके बाद आंसर करेंगे हम। इसका आंसर हो जाएगा बी, इनामेल, ठीक है ना। दांत के जो सबसे ऊपरी परत होते हैं उसको इनामेल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव के जो आहार नाल है उसका सबसे लंबा भाग कौन है? तो ए अमाशय, बी छोटी आंत, सी ग्रासनली, डी बड़ी आंत। चलिए आप लोग इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा बी छोटी आंत। ठीक है, मानव आहार नाल के सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोलता है आरबीसी की जीवन अवधि होती है। ठीक है ना, आरबीसी जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कोशिका। तो इनकी जीवन अवधि कितने दिन की होती है? ठीक है ना, तो 120 दिन, बी 180 दिन, सी 80 दिन, डी 220 दिन। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए 120 दिन, यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की जो अवधि होती है लाल रक्त कोशिका की, वो 120 दिनों की होती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर में कहता है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? ठीक है ना, पौधों में जो भोजन होता है वो किस रूप में जमा होता है? तो ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में, या फैटी एसिड के रूप में। चलिए आप लोग इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी स्टार्च के रूप में। ठीक है ना, पौधे में जो भोजन जमा होते हैं वो स्टार्च के रूप में जमा होते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस जीव में हेमोग्लोबिन नहीं होती है? ठीक है ना, हीमोग्लोबिन नहीं होती है। हीमोग्लोबिन के कारण जो है हमारा खून क्या है? लाल दिखाई देता है। तो देखिए किस चीज़ में हीमोग्लोबिन नहीं होती है? तो पक्षी में, पक्षी के जो है खून लाल होता है, तो इसमें होता है। ठीक है ना, मक्खी में आप देखिएगा कि हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये लाल नहीं होता है। इसको अगर मरता है और इसको देखते होंगे तो इस लाल नहीं होता है। ठीक है, सी मनुष्य में तो हीमोग्लोबिन होता ही है। ठीक है ना, डी कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी मक्खी। मक्खी में क्या है? हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है ना, हीमोग्लोबिन के कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह यानी चीनी का रोग, पीलिया, एनीमिया, डायरिया। हीमोग्लोबिन के कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, चलिए आप लोग इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा सी एनीमिया। ठीक है, ठीक है ना, तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। ठीक है, मनुष्य के जो आहार नाल होते हैं उसमें कौन से अवशेषी अंग होते हैं? ठीक है ना, कोलन, अपेंडिक्स, सिकम, रेक्टम। चलिए आप लोग इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा बी अपेंडिक्स। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, जिसको श्वेत रक्त कोशिका भी कहते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग याद रख लीजिएगा WBC का फुल फॉर्म, RBC का फुल फॉर्म, क्योंकि ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ठीक है ना, तो WBC का होता है वाइट ब्लड सेल्स,
ठीक है ना, श्वेत रक्त कोशिका, ठीक है। और आरबीसी का होता है रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कोशिका। तो चलिए, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो WBC, लसिका, RBC, कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका आंसर करिए, के बाद हम इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा C, RBC, ठीक है ना, रेड ब्लड सेल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में श्वसन होता है जड़ के द्वारा, यानी जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से सभी में। पौधों में जो श्वसन सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, ठीक है ना, श्वसन होते हैं तो किस में होते हैं? चलिए आप लोग इसका आंसर करिए। जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें सभी में। तो हो जाएगा, तो पौधों में जो श्वसन होते हैं वो जड़ में भी होते हैं, पत्तियों में भी होते हैं और तना में भी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा D, इनमें से सभी में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है ना, तो रॉबर्टसन के द्वारा, ब्राउन के द्वारा, डार्विन के द्वारा या रॉबर्ट हुक के द्वारा? चलिए आप लोग इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा D, रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है। द माइक्रोग्राफिया जो पुस्तक लिखी गई थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है ना। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? ठीक है ना, निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम, D में है B एवं C दोनों। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम और जाइलम दोनों, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा D, B और C दोनों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रासरण द्वारा, विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा या निष्कासन द्वारा? चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। विसरण के द्वारा, ठीक है ना। प्रोटोजोआ जो है उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन जो करता है वो विसरण के द्वारा करता है। हम थोड़ा तेज क्लास को आगे बढ़ाएंगे, क्या कि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, लगभग 33 मिनट का ये वीडियो हो गया है अब तक में, तो थोड़ा स्पीड वीडियो खींचेंगे। चलिए, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, ठीक है ना, श्वसन जो होते हैं उसके अंतिम उत्पाद कौन है? तो अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। CO2 और H2O, CO2 और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, CO2, H2O और ऊर्जा तीनों। चलिए आप लोग इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा D, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O पानी और ऊर्जा, ठीक है ना। चलिए आप लोग हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, चालनी नलिका पाई जाती है जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, एक कोशिकीय पौधों में? चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा C, फ्लोएम में, ठीक है ना। चालनी नलिका पाई जाती है फ्लोएम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, ठीक है। मानव के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI मान लीजिए आप लोग। हाँ, तो इसका A है अस्थि कोशिका, B है पेशी कोशिका, C है न्यूरॉन और D है मास्टर सेल। चलिए आप लोग आंसर दीजिए।
इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यूरॉन। ठीक है ना, मानव के शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। ठीक है ना, तो आप लोग न्यूरॉन का चित्र बनाने के लिए भी सीख लीजिएगा। ये न्यूरॉन का चित्र आपको लगभग सारे एग्ज़ामों में पूछा ही जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश। यानी स्वपोषी पौधों को किसकी आवश्यकता होती है? क्लोरोफिल को की भी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की भी, सूर्य के प्रकाश के भी, इनमें सभी की यानी सबकी आवश्यकता होती है। किसको? पौधे को। स्वपोषी यानी आप लोग स्वपोषी जीव कौन है? तो पौधे हैं। ठीक है ना, चलिए न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, प्लाड विचाओ। चलिए बिरचाओ। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ए, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर का, विजांड की ओर प्रागनलिका की वृद्धि का कारण होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन, फोटोट्रॉपिज्म। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। 23 नंबर का आप लोग आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्रेमोट्रॉपिज्म। ठीक है ना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय घिरा हुआ है, यानी मानव का जो हृदय है वो किससे घिरा हुआ है? पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से या प्लाज्मा से? चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए, उसके बाद आंसर करूँगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, पेरिकार्डियम से। ठीक है ना, मानव का जो हृदय है वो किससे घिरा हुआ है? पेरिकार्डियम से। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? ठीक है ना, यानी WBC की अवधि कितनी होती है? वाइट ब्लड सेल्स। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर कीजिए। 12 से 20 दिन, 2 से 3 महीना, 20 से 30 दिन, 4 महीना से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ए, 12 से 20 दिन। ठीक है ना, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स, ऊतक विज्ञान। चलिए आप लोग इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, कोशिका विज्ञान कहलाता है। ठीक है ना, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य करता है? ए, वसा का पाचन, बी, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, सी, प्रोटीन का पाचन, डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य करता है? चलिए आप लोग इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन का पाचन। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन का पाचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? ठीक है ना, मुख गुहा में आहार यानी हम लोग जो खाते हैं उसी को आहार कहते हैं। आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है ना, चलिए आप लोग इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बोहाइड्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? हम लोग आगे पढ़ चुके हैं।
मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो रक्त कोशिका, मांसपेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, दिल की कोशिका। चलिए आगे इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है? द्वार कोशिका, सखी कोशिका, चालनी कोश नलिकाएं, मूल रोम। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा द्वार कोशिका, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को और लंबी वीडियो चाहिए होगा तो बोल दीजिएगा, और लंबी वीडियो हम बनाकर और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद है कि आपका को हम अपने भाषा में समझाए हैं तो आप लोगों को वीडियो समझ में आया हमने इस वीडियो में आप लोगों को लगभग 40 से 45 ऑब्जेक्टिव और 4 सब्जेक्टिव जो VVI क्वेश्चन है वो करा चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग और पढ़ेंगे इसी चैप्टर को, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी को। चलिए आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि कमेंट जब आप लोग करते हैं तो क्या होता है, मेरा हिम्मत जो है बढ़ता है, लगता है कि आप लोगों को समझ में मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो है समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग 1000 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए ताकि हम लाइव आएंगे तो आप लोगों से डिस्कस भी होगा, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग खुश रहिए, ठीक।